साइक्लोट्रॉन, टॉपिक लिखो। पढ़े साइक्लोट्रॉन स्कूल में, स्कूल में। अच्छा, बाकी बाकी लोग नहीं। हाँ, डिलीटेड, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ेंगे। लिखिए आगे। देखो, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used, it is a device which is used to accelerate, to accelerate charges, to accelerate charges। यानी कि एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, अब कैसे एक्सेलरेट होता है इसका हम पूरा प्रोसेस बताते हैं, जल्दी बैठो। बचपन में वो क्रीम बिस्किट खाए हो ना? हाँ, तो क्रीम बिस्किट कैसा रहता है, मतलब, हाँ मतलब इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऊपर एक डिस्क है, नीचे एक डिस्क है, और बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस है ना, वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, इसको हम ऐसे बना रहे हैं, देखो। मतलब कि ये जो क्रीम बिस्किट था ना, उसको हम ऐसे दिखा है, ठीक है, और बीच से ऐसे काट दी, और क्रीम ऐसे था ना बिस्किट का लेयर, हम इसको ऐसे ड्रॉ किए। ठीक है, समझना कि एक आगे और एक दूसरा किधर है, पीछे, और बीच से काट दिए। तो इसके बीच एक गैप तो रहेगा, अंदर स्पेस तो है ना, उसी स्पेस में चार्ज को घुमाना है, और कैसे घूमेगा ये भी बता रहे हैं। और इसको करेंगे क्या, इसको और इसको एक ऑसिलेटर से कनेक्ट करेंगे। ऑसिलेटर का काम क्या है वो भी बताएंगे। पहले आराम से समझ लेना है, उसके बाद ही नोट डाउन करना सब। ठीक है, पहले कहानी पूरा समझ लो। ऑसिलेटर है, इसका नाम, ये जो दोनों काटे ना, इसका नाम है डीज। ये डीज 1 हो गया, और ये डीज कितना हो गया, 2, दो डीज हो गया। उसके बाद एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर। ठीक है, यानी कि ये देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। ठीक है, अब एक चार्ज लिए हम, ठीक है, प्लस क्यू, यहाँ पर बीच में प्लस क्यू, वहां चार्ज लिए। ठीक है, अब होगा क्या, ये ऑसिलेटर का काम क्या है पता है, ये एक समझो एक बैटरी है, लेकिन उसका पोलैरिटी रिवर्स करता रहेगा। जैसे हम लोग जो यूज करते हैं करंट, वो डीसी है कि एसी है, डीसी। हाँ, हम लोग क्या यूज करते हैं, डीसी, एसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, यानी हर बार पता है वो पोलैरिटी रिवर्स हो रहा है। और एक सेकंड में कितनी बार, 50 बार, 50 हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, तो तुम ये समझो कि ये जो पोलैरिटी है ना, ये प्लस माइनस, ये रिवर्स होता रहेगा। ठीक है, अब समझना। अच्छा, प्लस वाला किस डीज से कनेक्टेड है, पहले प्लस वाला 1 से कनेक्टेड है, और माइनस वाला 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि पहला डीज जो है वो प्लस पोलैरिटी में होगा, और दूसरा वाला किस में होगा, माइनस पोलैरिटी में। तो इससे होगा क्या ना, ये डीज प्लस 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 प्लस, और ये वाला क्या हो गया, माइनस। इससे क्या होगा ना, इस प्लस और माइनस के बीच में क्या क्रिएट होना चाहिए, बता सकते हो? हाँ, क्या क्रिएट होना चाहिए, प्लस से माइनस क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर से होता है, प्लस से माइनस। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा। यानी ये प्लस चार्ज पहले इधर से भागा, यहां से यहां तक। तो जब स्टार्ट करेगा और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको धकेलेगा तो कुछ वेलोसिटी तो आ गया। अब मेरे को बताओ, v इधर है और b किधर है,
अंदर। तो V क्रॉस B याद है, एक फोर्स लगता था, और V और B के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। तो V क्रॉस B, फोर्स ऊपर गया, यानी ये वाला क्या होगा ना, ये जो है ये वाला ऐसे सर्कुलर जाके ऐसे घूमेगा। और याद करो, हम लोग एक पढ़े थे, याद करो कि अगर यहां से V सेंटर किया और मैग्नेटिक फील्ड है, याद है घूम के वापस ऐसे निकलता था, तो वापस यहां आया। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक स्पीड में कोई चेंज नहीं, कोई स्पीड में चेंज नहीं होता। अब जैसे यहां से लेकर इसको यहां तक पहुंचा, ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स होने से क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो गया। तो यहां से फिर जब यहां तक पहुंचेगा तो स्पीड वही रहेगा कि स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। अब उसके बाद ये फिर इधर घूमेगा, देखो V इधर है और B किधर है, अंदर। तो V क्रॉस B फोर्स किधर आएगा, नीचे जल्दी। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस दोनों सेम बनाए कि अलग बनाए, अलग बनाए, रीजन। तो यहां दो तीन लॉजिक याद रखना है कि रेडियस किसके बराबर होता है, mv बाय क्यूबी। यानी रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। अब समझना ध्यान से, जब यहां से वो एंटर किया था तो कम वेलोसिटी से एंटर किया तो रेडियस छोटा, फिर यहां से जब यहां आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको और वेलोसिटी बढ़ा दिया, तो जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। फिर जब ये यहां से यहां तक आया, फिर पोलैरिटी रिवर्स, तो फिर यहां से जब यहां पहुंचेगा वही वेलोसिटी होगा कि अब वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो ये रेडियस और बड़ा हो जाएगा। और ये प्रोसेस होते 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 होते, तो मेरे को ये बताओ, धीरे धीरे इसका रेडियस वही है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और रेडियस बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रहा है। और स्पीड कहां बढ़ रहा है, डीज के अंदर या इसके बीच, उसके बीच। तो यानी ये एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को हम लोग क्या किए, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब वेलोसिटी बढ़ाना। और लास्ट में यहाँ एक छोटा सा विंडो रखते हैं, ये वाला विंडो यहाँ पर, और यहाँ से ये निकल जाता है। इसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, अब ये बार बार जो ऑसिलेट हो रहा है। अच्छा, यहाँ टाइम पीरियड याद है, एक फॉर्मूला पढ़े थे टाइम पीरियड का, 2πm/क्यूबी। पर यहाँ 2πm/क्यूबी होगा कि आधा होगा, बस आधा। तो टाइम पीरियड हो गया πm/क्यूबी। तो फ्रीक्वेंसी को क्या लिखोगे, उल्टा, QB/πm। और इस ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी यही सेट करते हैं। क्या ये फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो यानी कि हर बार ये जब घूम के आएगा तो सेम टाइम पे आएगा कि अलग अलग टाइम पे, सेम टाइम पे आएगा ना। वो बार बार जब घूम के आएगा तो वेलोसिटी कुछ भी हो, टाइम पीरियड वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। तो जब भी घूम के आएगा तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। तो यानी ये ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी करते रहेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको पहले उतारो, फिर हम इसको लिखवाते हैं। इसको यूज करते हैं लैब वगैरह में। हाँ, इसको उतारो ना, पहले हम बताते हैं, रिकैप करवाते हैं। पहले इसको उतार लो अच्छे से। हाँ, क्या हो गया, पहले इसको उतारिए पहले, उसके बाद हम फिर से समझाते हैं। ये बोर्ड्स में डिलीटेड है शायद।
मेरा काम है ना, सोच के इसको देखिए इसका वर्किंग
इसका वर्किंग लिखिए तो समझाते भी जाते हैं, ठीक है। देखिए इनिशियली इनिशियली डीज वन initially D1 is 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 in positive polarity, is in initially D1 is in positive polarity, is in positive polarity, and Ds2 is in negative polarity, ठीक है, full stop. due to this due to this an electric field is set up. Due to this an electric field is set up between the D's. Electric field is set up between the D's. ठीक है, full stop. Charge experiences a force. Charge experiences a force due to this electric field. Charge experiences a force due to this electric field and and accelerates towards D2 and accelerates from D1 to D2 and accelerates from D1 to D2. In this process, in this process, ठीक है, in this process speed increases. In this process speed increases, ठीक है. Now full stop के बाद now when it enters D2, when it enters D2, it performs circular motion. It performs circular motion and comes out of D2 and comes out from D2, comes out from D2, ठीक है. फुल स्टॉप के बाद at this instant, at this instant the polarity of the oscillator changes. Instant, at this instant polarity of the oscillator, polarity of the oscillator changes. Polarity of the oscillator changes, ठीक है. नाउ फिर के बाद लिखो नाउ कॉमा के बाद नाउ चार्ज अगेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम D2 to D1. Charge again accelerates from D2 to D1 with increasing speed. With increasing speed. With increasing speed. ठीक है. And again performs circular motion. And again performs circular motion. Circular motion inside D1. Inside D1 with larger radius. With larger radius, ठीक है. And this process continues. And this process continues. और ये प्रोसेस क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है. आगे लिखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज कांस्टेंट. लिख लेना F इज इक्वल टू QB बाई M. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है और वो किसके बराबर होता है, QB बाई M.
ठीक है। एंड 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 रेडियस इंक्रीजेस आफ्टर एवरी रोटेशन, एंड रेडियस इंक्रीजेस आफ्टर एवरी रोटेशन, और जो रेडियस है वो हर रोटेशन के बाद क्या होता है, इंक्रीज होता है आफ्टर एवरी रोटेशन, बिकॉज ये फॉर्मूला लिख लो, रेडियस इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, बिकॉज आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया ना, हो क्या रहा है। इसी डिवाइस को क्या बोलता है, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, लिखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमको इतना पता है कि ये 100 क्या 200% एग्जाम में आएगा। आया, ले हो गया। देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक मिनट। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर कौन सा गैल्वेनोमीटर है, याद है? ये गैल्वेनोमीटर कौन सा गैल्वेनोमीटर है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ पढ़े थे, एमीटर, वोल्टमीटर और एक गैल्वेनोमीटर, पढ़े थे ना? गैल्वेनोमीटर कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक है, बढ़िया है। हाँ, क्या क्या मेजर करता है? बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, टोपी मास्टर बोलो। करंट मेजर करता है, मेजर नहीं करता, डिटेक्ट करता है खाली कि करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ जी, तुम टोपी तो ये सही बोला। समर बोलो तो। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है कि मेजर करता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विथ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए। तो हम लोग वहां सिर्फ ये पढ़े थे ना, अब उस गैल्वेनोमीटर के अंदर वो काम कैसे करता है वही चीज यहाँ पढ़ना है। तो उसके अंदर जो कॉइल है उसको समझना, पहले हम पूरा समझा देते हैं ना। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, देखते हैं कितना याद है तुम लोग को। एक क्लोज लूप वायर, ध्यान समझना, एक क्लोज लूप वायर को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, नेट फोर्स जीरो, और टॉर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो चलिए उसी चीज के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए, सबसे पहले हमको गैल्वेनोमीटर बनाना है। ठीक है, तो हम क्या किए, एक सिलिंड्रिकल लकड़ी शेप का लिए, इसको शाफ्ट बोलते हैं, कॉपी देना। हाँ, एक इस टाइप से, ऐसे ना गोल, कहीं से लकड़ी काट के ले आए। ठीक है, इसको शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और मेरे पास वायर है, वो नहीं क्वाइलिंग करता पंखा वंखा, तो वो लिए वायर, और ऐसे ऐसे इसके डायमीटर के अलोंग और ये लेंथ के अलोंग ऐसे ऐसे क्वाइलिंग करना स्टार्ट किए। ये कॉइल का जो शेप दिखेगा वो कैसा दिखेगा, फिर से देखो बढ़िया से।
यहां से ऐसे सीधा, फिर सीधा, फिर सीधा, फिर सीधा रेक्टेंगल दिखेगा। यहां तक क्लियर है? अब उसी रेक्टेंगल को हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला, ठीक है। ये शाफ्ट हो गया, और शाफ्ट को पता है कैसा, देखो इसको डायग्राम से फील नहीं आएगा, तुम यहां से देखो, ये हो गया, ऐसे किए, और इस तरफ एक रखे नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और इस तरफ रखे मैग्नेट का साउथ पोल। और हमेशा याद रखना, मैग्नेट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ। तो यानी कि इस साइड ऐसे और ऐसे, इधर रखे नॉर्थ और इधर क्या रखे साउथ, ठीक है। तो इसके कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, ठीक है। इसको हम ड्रॉ कर देते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। अब समझना ध्यान से, कॉइल में कुछ करंट है, यहां से वो दो तार जो था, ऐसे एक तार ऐसे करिए और लास्ट वाला ऐसे निकाल लिए, और इसमें कुछ करंट जा रहा है आई, तो इधर से आ गया। अब मेरे को ये बताना, ये एक क्लोज लूप वायर क्लोज है, एक मैग्नेटिक फील्ड में है, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ, जल्दी। लगेगा कैसे? याद है इसका एक मैग्नेटिक डायपोल होता था जो ऐसे निकालते थे, तो मैग्नेटिक डायपोल किधर गया, अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। तो एम और बी के बीच एंगल 90 डिग्री आ गया, तो टॉर्क तो लगेगा। और टॉर्क का फॉर्मूला याद है, एम क्रॉस बी। तो टॉर्क को लिखते हैं एम क्रॉस बी, ठीक है। अब टॉर्क का मतलब क्या होता है, घुमाना, ठीक है। तो यही टॉर्क होता है क्या, अच्छा इसको ऐसे समझो, एक स्प्रिंग होता है, एक ब्लॉक है, ठीक है। इसको अगर आगे खींचेंगे तो ब्लॉक फिर पीछे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि स्प्रिंग उसको क्या करेगा, पीछे लाएगा। जब हम लोग कोई भी एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर कुछ भी करते हैं, जैसे गाड़ी ही चलाते हैं, जब स्पीड करते हैं तो कांटा आगे बढ़ता है, और जब स्लो करते हैं तो कांटा वापस, कौन लाता है उसको, पीछे क्यों आया भाई, हम गाड़ी चलाएं, स्पीड किए, कांटा आगे बढ़ गया, फिर वो पीछे कैसे आया, जब स्लो कर दिए तो समझना ध्यान से, हाँ। ये अगर कांटा ऐसे है ना, तो पीछे कैसे एक स्प्रिंग लगा देते हैं, तो जब स्पीड करते हैं तो उसको बाय फोर्सली उसको ऊपर लेके जाता है, और जब छोड़ देते हैं तो वो स्प्रिंग इलोंगेट हो गया, तो वो स्प्रिंग उसको क्या करेगा, पीछे खींच लेगा। तो जब हम लोग किसी सर्किट में तार डालते हैं और मीटर चेक करते हैं, तो करंट चाहता है तो रीडिंग आया, और तार निकाल दिए तो वो पीछे आ गया ना, कौन लाया पीछे, स्प्रिंग लाया। यानी ये जब हुआ, जब हम लोग करंट दिए, तो ये क्या होगा, ये रोटेट करेगा, और करंट बंद हो गया तो टॉर्क खत्म, तो इसको वापस लाने के लिए हमको क्या लगाना होगा, स्प्रिंग लगाना होगा। तो जैसे यहां स्प्रिंग फोर्स होता है के इंटू एक्स, तो उसी तरह रोटेशनल में टॉर्क को लिखेंगे के इंटू थीटा, बस एक्स की जगह क्या आ गया, थीटा। और इस एक के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इस के को यहां बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, बस नामकरण है, याद रखना। अब के थीटा हो गया, एम का फॉर्मूला याद है, आई एन ए, और यहाँ एक टर्न है कि बहुत सारा, एक ही टर्न है। कॉइल का मतलब समझ जाना कितना टर्न्स होगा, बहुत सारा। तो एन के जगह लिखेंगे आई एन ए इंटू बी, ठीक है। पहले यहां तक उतारो, इस डायग्राम समझे ना, अब इसको हम समझाते हैं, बढ़िया से समझ जाओगे इसको। हाँ, इस डायग्राम पे उतारिए, फिर हम समझाएंगे बढ़िया से इसको। और अच्छा, क्लास में स्टूडेंट को बोर कब लगता है,
हाँ, कुछ समझ में नहीं आता, और या तो कोई अच्छा से पढ़ाता नहीं है ना, तब स्टूडेंट बोर हो जाता है। कभी सोचो टीचर को बोर कब लगता होगा? हाँ, बच, बच्चा सुनता नहीं है और रिस्पॉन्स नहीं देता, और हाँ, इसीलिए पता है हम अब से क्या सोचे हैं कि अब सीनियर क्लास को ना बहुत कम पढ़ाएंगे। अब हम जो हाँ, क्या क्या नहीं नहीं, तुम लोग के लिए नहीं, तुम लोग को तो पढ़ाएंगे ही। अगले साल से ना अब खाली जूनियर बच्चा पढ़ाएंगे। छोटा छोटा होता है ना, ज्यादा छोटा नहीं, 9 10। हाँ, 9 10 से पढ़ाएंगे, तो उन लोग को स्टार्टिंग से ही समझाएंगे कि बेटा पढ़ना है। तो 9 10 जब पढ़ेगा तो 11 12 जब जाएगा वो लोग, तो फिर हम बोर फील नहीं होंगे। हाँ, क्या क्या? हाँ हाँ, जब 11 12 में आएगा तो हमको मजा आएगा, बोर फील नहीं होगा। हाँ, समझदार के लिए इशारा काफी है ना। चलिए। हाँ, क्या क्या? हाँ, नहीं देखो, ये मतलब गलती तुम्हारा भी नहीं है इसमें। हम ऐसा नहीं बोलते तुम्हारा गलती है, गलती किसी का नहीं है। हाँ, हालात। हाँ, नहीं वो तो बहाना है, ऑनलाइन एक बहाना है ना। हाँ, मतलब हमको कभी वो मौका मिलता ही नहीं है कि हम अपने फुल पोटेंशियल में जाएं कभी। फुल पोटेंशियल का मतलब समझते हो क्या? नहीं, फुल पोटेंशियल का मतलब ये है कि हमको लगता है कि 2020 19 20 के बाद हम वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो, मतलब थ्रेशोल्ड आता हूँ, मतलब एक होता है ना कि हम अपना मैक्सिमम जो है मेरे अंदर, वो हम डिलीवर ही नहीं कर पाते, क्योंकि तुम लोग को भी तो वहां पहुंचना होगा ना। पता चला हम ही पहुंच गए, फिर तुम लोग देखोगे ये सब क्या चल रहा है, ऐसा फील आएगा। जैसे हमको पता है कि जब फिटजी वगैरह में जब सीएमपी बैच पढ़ाते थे ना, तो लिटरली वहाँ उस बैच में जब एवरेज बच्चा उसको देखता था ना, तो वो डर लग जाता था कि ये सब हो क्या रहा है, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, मतलब कुछ भी चल रहा है वहाँ। लेकिन वो सब बच्चा समझता इसलिए था ना क्योंकि वो लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड था, 9 10 से ही प्रिपेयर्ड था। मतलब अभी जो तुम पढ़ रहे हो ना, हम तुमको बता रहे हैं सिंपली, ये सब सारा पढ़ाई ना, करंट जो तुम लोग को पढ़ा है, ऑप्टिक्स जो पढ़ाएंगे, ये हम 9 10 में पढ़ा चुके रहते हैं। ये सब 9 10 में पढ़ा रखते होते हैं। तो वो जब बच्चा 11th में आता है ना, तो उसके साथ मस्ती होता है कि भैया और देखो और कितना चीज है इसमें। तभी तो तुम लोग वो चीज पढ़ रहे हो जो हम 9 10 में पढ़ाते हैं। तो उस लेवल का पहुंचने के लिए तुमको और मेहनत। हाँ, नहीं वो बोले तो ये गैप जो आ गया ना 2 साल का, वो बहुत ये था मतलब, वरना हमको याद है कि हम यहाँ जो 9 10 का एक बैच जो तैयार किए थे ना, वो वाकई में बहुत ब्रिलियंट बैच तैयार हुआ था। वो उस बैच में था, ध्रुव था, एक वो समर था, ये 2 बैच, और तुमको लगता भी होगा कि ये दोनों आउट ऑफ द बैच है, मतलब इस टाइप से। वो बैच हम बहुत खतरनाक तैयार किया था, वो तो कोरोना की वजह से सब फिर बिखर गया। वरना वो अगर 11 12 अगर कंटिन्यू करते ना, तो हमको लगता है कि वो 30 में से तो इतना गारंटीड था कि 20 तो पक्का आईआईटी निकलता। हाँ, हाँ, उसमें हमको नाम याद नहीं रहता, ये मेरा ड्रॉबैक है बस, लेकिन था अच्छा खासा बच्चा। चलिए आइए हम लोग फिर आते हैं। डिमोटिवेट फील नहीं होना, मौका बहुत मिलेगा, है ना। हाँ, अरे
चलिए यहां तक उतार लिए। के को क्या बोलते हैं? टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है, INAB, इसको मिटाते हैं। अब आगे लिखो। अच्छा, इस बताना था कुछ, कॉपी दो कॉपी दो कॉपी दो। हाँ, इधर देखो, गैल्वेनोमीटर हम लोग कहां से देखते हैं ना, बताते हैं। ये चीज से कॉलिंग कर दिया, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है, और एम इधर, तो ये घूमेगा। अब देखो घूमेगा तो क्या हुआ, मेरे पास एक ये वाला पॉइंटर है, ठीक है, इस पॉइंटर को हम ऐसे लगा दिए, ऊपर चिपका दिए, ठीक है, और हम ऊपर से इसको देख रहे हैं, अंदर क्या आ रहा है हमको नहीं पता। तो जब करंट जैसे ही भेजेंगे तो टॉर्क लगेगा, ये टॉर्क कर क्या करेगा, घूमेगा, ऐसे घुमा तो हमको लगेगा क्या घूम रहा है, पॉइंटर घूम रहा है। फिर करंट बंद हो गया तो वापस अपने पोजीशन में आ गया। अब गैल्वेनोमीटर करंट तो नापता है, साथ में क्या नापता है, डायरेक्शन। तुम खुद समझो, अगर करंट का हम डायरेक्शन बदल दें तो अभी एम का डायरेक्शन अंदर आ रहा है, बदल देंगे तो किधर आ जाएगा, बाहर। तो टॉर्क वही रहेगा कि टॉर्क का भी डायरेक्शन चेंज होगा, चेंज होगा। तो यानी कि करंट अगर इधर गया तो एक बार ऐसे रोटेट होगा, करंट अगर उधर गया तो ऐसे रोटेट होगा। तो वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब यहां सेंसिटिविटी का बात होता है। सेंसिटिविटी क्या होता है, ऐड आता है जी, पता है ना सेंसिटिविटी का, जो टूथपेस्ट है एक सेंसोडाइन, तो उसमें एक वर्ड यूज होता है सेंसिटिविटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, झंझनाहट। कि अगर आप, है ना, तो बोलते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक वगैरह क्या है ना, तो उसमें बोलता है कि झंझनाहट। सेंसिटिविटी मतलब क्या है, जैसे किसी का सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स देना। तो अगर किसी चीज को हमको अच्छा बनाना है तो उसका सेंसिटिविटी कम रखें कि सेंसिटिविटी ज्यादा रखें, ज्यादा रखें। इसका मतलब यह है कि यहां हम लोग एक टर्म का बात करेंगे, ठीक है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, जैसे समझना ध्यान से, हम कम करंट दिए और वो डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, इसका मतलब उसका सेंसिटिविटी ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तभी ना वो रिस्पॉन्स किया। अगर उसका सेंसिटिविटी कम रहता, रिस्पॉन्स ही नहीं करता। तो हमको ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए कि कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। अब समझने यहां से दो चीज होता है, एक होता है करंट सेंसिटिविटी और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। थीटा को आई से अगर डिवाइड कर दोगे, थीटा डिवाइडेड बाय आई, तो ये आ जाएगा NAB डिवाइडेड बाय के। इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, थीटा बाय आई को। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को क्या बोलेंगे, थीटा बाय वी। अब आई को वी में कैसे चेंज कर सकते हैं, जल्दी बताओ। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग नीचे आर और आर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ थीटा बाई क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू NAB डिवाइडेड बाई के इंटू आर। और यहाँ आर क्या है, रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, यहाँ RG लिख दो। तो इसको बोलेंगे कौन सा सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। उतारिए इसको। और अच्छे डिवाइस के लिए अच्छा सेंसिटिविटी मतलब ज्यादा सेंसिटिविटी की कम सेंसिटिविटी, ज्यादा। स्कूल में क्या चल रहा है, मैग्नेटिज्म। चलिए ठीक है। अब स्कूल वाला पता है गोली का स्पीड से निकलेगा। हाँ हाँ। अब स्कूल वाला का मतलब असली जो स्पीड देखना है ना, अब पता चलेगा, सिलेबस दे दिया ना। वाह, चलिए बढ़िया। चलिए हो गया, नहीं, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट।
अच्छा, हमको अच्छा डिवाइस चाहिए तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है, तो थीटा बाय आई। अच्छा, इस थीटा बाय आई को क्या बोलते हैं? लिखिए, स्क्वायरो मार देख लिखो। थीटा का मतलब डिफ्लेक्शन और आई का मतलब करंट, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। थीटा बाय आई को लिखो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी, और डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी, और डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये टॉपिक बढ़िया से कर लेना क्योंकि ये आना निश्चित है, और न्यूमेरिकल्स कहां से आएगा वही बता देता है। यहाँ एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। ए क्या है? एरिया। किसका एरिया? याद है, ये रेक्टेंगल का एरिया। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये के क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट। याद रखना, ठीक है। अब नीचे लिखिए, अच्छा अगर तुमको करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है, हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं। ये देखो, एरिया नहीं बढ़ा सकते, क्यों? पता चला हम एरिया बढ़ा दिया तो इतना बड़ा गैल्वेनोमीटर बन गया, क्योंकि शाफ्ट को भी तो बड़ा बनाना होगा ना। तो एरिया में लिमिट है कि एरिया ज्यादा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, और टॉर्सनल कांस्टेंट को घटाना होगा। अभी देखो, तुम खुद समझो, अगर स्प्रिंग ज्यादा मजबूत होगा तो इसको डिफ्लेक्ट करने देगा? नहीं। और थोड़ा कम के होगा, यानी मान के चलो दो स्प्रिंग लगा, एक पेन का स्प्रिंग लगा दिए और दूसरा समझो एक बाइक का स्प्रिंग लगा हुआ, तो पेन वाला स्प्रिंग में तो घूम जाएगा, पर बाइक वाला स्प्रिंग से घूमने देगा? नहीं घूमने देगा। तो के जितना कम होगा, थीटा बाय आई तुम्हारा ज्यादा। लिखिए, टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, एरिया के साथ कुछ नहीं करना, ठीक है। टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, उसके नीचे लिखो, increase by increasing number of turns, by increasing number of turns, ठीक है। यानी सिंपल क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ये सब याद रखना है, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और बाय डिक्रीजिंग टॉर्सनल कांस्टेंट, बाय डिक्रीजिंग टॉर्सनल कांस्टेंट। पर ज्यादा भी टॉर्सनल कांस्टेंट घटा देंगे ना तो दिक्कत होगा, बताओ क्या? नहीं। हाँ, देखो, अगर बहुत हल्का सा स्प्रिंग लगा है तो घूमे, ये तो खींच लेगा इसको, पर जब वापस आए तो धीरे धीरे वापस आएगा। समझ में आया ना? क्योंकि जितना ज्यादा स्पीड खींचेगा तब ना जल्दी आएगा। समझ में आया? अब नीचे लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी डैश फिल इन द ब्लैंक्स, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, क्या होगा? अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कुछ जल्दी बताओ। देखो, समझना ध्यान से, यहां नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो ये बढ़ा, तो बोलोगे सर यहां भी तो एन है तो ये बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ाएंगे तो तार ज्यादा लगेगा, और तार ज्यादा लगेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो एन बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, तो एन बाय आर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। लिखिए, रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, और नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिख लो, बिकॉज resistance also increases, because resistance also increases। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, 5:15।
चलिए हो गया, ये सब मेन टॉपिक था, हम करवाए। साइक्लोट्रॉन डिलीटेड था इसलिए, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स इसी दोनों पे आएगा और किसी पे नहीं आएगा, ठीक है। इसका वर्किंग याद है ना, जैसे हम समझाए ना एकदम लिख देना, पूरा एकदम ऐसे लिख देना उसके ऊपर। एक एक हम लोग क्या लिए थे, शाफ्ट लिए थे, उसमें कॉइलिंग किए, कॉइलिंग करने के बाद दो मैग्नेट लगा दिए, मैग्नेट लगाने के बाद वो रोटेट करेगा, तो रोटेट करने से क्या आएगा, टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी। फिर एम के जगह क्या लिखेंगे, आई एल, बस उसके बाद दो ये डिराइव कर देना, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। ये लॉ कुछ उससे मिलता जुलता होगा, गॉस लॉ से, याद है, गॉस लॉ से मिलता जुलता है, ठीक है। सबसे पहले ये लॉ लिखिए, ये लॉ क्या बताता है, ठीक है, कि अगर कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट कितना है, आई, और एक हम कोई भी क्लोज लूप लिए, ठीक है, तो यहां पर बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। पहले इसको लिखिए, ठीक है, बहुत अजीब अजीब चीज है इसमें, पर पहले लिखो हर चीज, और सब क्या है वो हम बताते हैं। ये लॉ है ये वाला। अब इसमें क्या चीज क्या बताता है समझना ध्यान से। सबसे पहले ये बीज किसका है, किसका मैग्नेटिक फील्ड, करंट, लिखते जाओ वहां पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है। अच्छा, गॉस लॉ में क्या लेते थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहते थे, याद है, वहां एक क्लोज सरफेस लेते थे जिसको एक गॉसियन सरफेस बोलते थे। यहां पर सरफेस नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ एक लूप लेंगे, क्लोज लूप। जैसे ये जो हरा वाला है ये तुम्हारा यहाँ क्या है, क्लोज लूप, और वहां पर सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते थे, और यहाँ लूप को एम्पेरियन लूप बोलते हैं। कुछ नहीं, नामकरण है बस, एम्पेरियन लूप, गॉस का गॉसियन, एम्पियर का एम्पेरियन, ठीक है। वहां पर सरफेस लेते थे, यहाँ क्या लेते हैं, लूप, ठीक है। अब ये बी हो गया, ये डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ है, किसका लेंथ, करंट का या किसका, करंट का नहीं है ये जो लूप कंसिडर किया है ना, उस लूप का एक छोटा सा अगर हम लोग हिस्सा लेंगे, यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं डीएल। यानी वो डीएल किसका पार्ट है, क्लोज लूप का, ठीक है। उतार लो यहां, स्मॉल एलिमेंट ऑफ क्लोज लूप, क्लोज लूप का छोटा सा एलिमेंट है वो, ठीक है। और डीएल वहां स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर है। उसका डायरेक्शन हम बताएं कैसे लेना है। म्यू नॉट तो पता है क्या है, कांस्टेंट है, और म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁷। तो म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁷ इंटू 4 पाई, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, इनक्लोज, जैसे वहां चार्ज इनक्लोज, तो उसके अंदर कितना चार्ज है, तो ये करंट कौन सा इंक्लोज होगा, लूप के अंदर। जैसे मान के चलो यही करंट कैरिंग वायर है, तो ऐसे ऐसे लूप बना लिए, तो ये इंक्लोज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और लूप ऐसे बनाए तो हुआ नहीं, हो बाहर है। तो बस तुमको ये देखना है कि कितना करंट क्या है, इंक्लोज। यहां तक उतार लिए, डायग्राम में डीएल बना लिए, ठीक है। अब
कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पर एक सबसे मेन चीज है, यहाँ हम जानबूझ के एक गोला बनाया है। इंटीग्रेशन तो देखे ही होगे, पर बीच में गोला अभी तक नहीं देखे होगे। तो बीच का गोला क्या बताता है? क्लोज सरफेस नहीं, क्या होता है? लाइन इंटीग्रल। इसको बोलना क्लोज लाइन इंटीग्रल। क्लोज लाइन का मतलब क्या होता है? गोला का मतलब जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर खत्म भी करना, तो क्लोज हो गया, क्लोज लाइन इंटीग्रल। पूरे लूप में हम इंटीग्रेट करेंगे, पूरा लूप जो हम माने हैं ना उसमें पूरा। चलिए उतार लिए सब लोग जल्दी। चलिए नेक्स्ट लिखिए। देखो इधर देखो, हाँ। इधर देखना, डीएल का डायरेक्शन और इक्वेशन कैसे लिखना है वो बताते हैं। इधर देखो, सबसे पहले करंट किधर जा रहा है? ऊपर। और ये जो लूप है, जैसे ये करंट है ना, और ये लूप है, ठीक है। अब तुमको अपने मन से डीएल का डायरेक्शन क्या, क्लोज्ड है ना, तो क्लोज में दो ही डायरेक्शन होगा, या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो अगर हम इसमें ऐसे मान रहे हैं, इस टाइप से, हम किधर गया? ऊपर। तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, थम ऊपर गया ना करंट के डायरेक्शन में, तो इसको लेंगे प्लस आई। अब इसमें ध्यान से देखना, अगर हम लोग ऐसे मानते हैं, हम किधर गया? नीचे, और करंट किधर है? ऊपर। तो इस केस में यहां पर लिखेंगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई को क्या लेंगे? माइनस। समझ में आया? और ये ऐसे मानना है कि ऐसे मानने का, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे ऊपर। हमको जिधर मन करेगा उधर मानेंगे, ठीक है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, हम बताएंगे आगे क्यों सेम आएगा। तो इसमें डीएल का डायरेक्शन ऐसे हो गया, और इसमें डीएल का डायरेक्शन कैसे हो गया? ऐसे। उतारिए इसको। डीएल का डायरेक्शन डिस्कस हो गया। हो गया, बढ़ा जाए आगे। चलो देखो,
ठीक है, चलो देखो, अभी डीएल का डायरेक्शन हम ही दे देते हैं, डायरेक्शन ऐसे लेना है इस टाइप से। क्या बोलते हैं वो, एम्पियर लॉ लिख के दिखाओ तो। ये बी डॉट डीएल कितना होगा? हो गया? हो गया, चलिए। अच्छा, थंब का डायरेक्शन किधर है? ऊपर। तो I1 पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर जा रहा है वो। I2 क्या होगा? I3 पे बात करते हैं। I3 तो किसी एंगल पे गया, तो I3 को क्या करना है? कंपोनेंट करना है कि नहीं करना? हम देखो क्या बोल रहे हैं, अगर ये लूप ऐसा है तो इसको इनक्लोज करना है ना बस। करंट ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे इधर से जाए, बस उसको इनक्लोज करना है। यानी यहाँ कोई करंट का कोई कंपोनेंट नहीं लेना। तो I3 नीचे से पार हुआ कि ऊपर? ऊपर। तो यहाँ लिखेंगे प्लस की माइनस? ये याद रखना, बस उस लूप से पार होना चाहिए। इनक्लोज का मतलब यही है। और I4 ना, बाहर। ठीक है, अब समझना ध्यान से। हाँ, एक अगर हम छोटा सा डीएल वायर लिए, छोटा सा, यहां पर एक छोटा सा डीएल लिए, ठीक है, तो इस तरफ जा रहा है तो डीएल का डायरेक्शन उधर ही हो गया, उस तरफ। अच्छा, उस डीएल वायर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? किस किस का? I1 का भी होगा, I2 का भी होगा, और I3 का, I4 का होगा, चारों का होगा। इस पॉइंट पर अगर हम कुछ नहीं भी पढ़ाते और हम बोलते हैं यहाँ 4 वायर्स है, और चारों वायर का बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? क्या आंसर देते? होगा, चारों वायर्स का होगा। तो इस पॉइंट पर, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, वो कहां का बी है? डीएल पे। यानी कि जो डीएल हम लोग लेंगे तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वही ये बी है। और हमको टोटल ऐसा डीएल डीएल छोटा छोटा लेंगे तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, और छोटे छोटे चीज को ऐड करने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेट कर देते हैं ना, तब ये पता चलता है कि बाहर वाले का टोटल इंटीग्रेशन कितना है? 0। इसलिए बाहर वाले का नहीं। याद है गॉस लॉ? बाहर वाले चार्जेस का, जैसे गॉस लॉ अगर तुम लोग थोड़ा सा भी याद होगा, तो सरफेस का कोई भी पार्ट लेते थे तो Q1, Q2 और Q3, इस पॉइंट पर तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। पर जब हम पूरा लेते थे तो Q3 का नेट कितना हो जाता था? 0। वही हाल यहां पर, कि अगर हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा? सबके कारण। पर जब इंटीग्रेट कर देंगे तो सिर्फ अंदर के कारण। यहां पर यानी कि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि दो स्टेटमेंट अगर आए, स्टेटमेंट क्या? अगर सिर्फ लिखा हो बी डॉट डीएल, सिर्फ ये लिखा हो, तो ये लिखेंगे इज ड्यू टू ऑल द वायर्स
लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बोलेंगे तो ये सिर्फ किसके कारण होगा, इनक्लोज के कारण। इंटीग्रेशन का मतलब सबको जोड़ दिए, तो सबको जोड़ेंगे तो बाहर वाले का कितना हो जाएगा, 0। जब नहीं जोड़ेंगे तो सबके कारण होगा। यहां लिखेंगे इज ड्यू टू इनक्लोज्ड वायर। उतारो इसको। ये लॉ पता चल गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। जैसे याद है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़े थे, बस याद ही होगा। उसमें क्या पढ़े थे, गॉस लॉ से क्या क्या हम लोग किए थे, याद है, फ्लक्स निकाल लिए थे, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो यहां भी पहला एप्लीकेशन लिखो, पहला टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, और टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड के नीचे लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। यानी अगर एक इनफाइनाइट वायर होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किसके हेल्प से निकालना है, एम्पियर सर्किटल लॉ। फॉर्मूला याद है इनफाइनाइट का, कितना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, याद है, वहां से निकाले थे। पर स्कूल में जब डेरिवेशन आएगा ना इसी से करना है। करना कैसे, हम पहले आप देख लो उसके बाद ही नोट करना। एक इनफाइनाइट वायर ले लेना जिसमें करंट कितना है, आई, ऐसे दोनों जगह इनफाइनाइट लिख देना। और याद है गॉसियन सरफेस लेते थे तो कैसा लेते थे, जैसे एक पॉइंट चार्ज का निकालने के लिए कैसा लिए थे, स्फेयर लिए थे, ताकि हर आर डिस्टेंस पर क्या है, सेम आए। तो यहां से हमको पता है कि हर आर डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, सेम। तो जो क्लोज लूप है वो सर्कल ले, स्क्वायर ले, रेक्टेंगल ले, क्या ले, सर्कल। क्यों लेंगे सर्कल, समझना ध्यान से। अगर हम सर्कल लेंगे, सर्कल बना नहीं बढ़िया, अगर हम सर्कल लेंगे, मान के चलो बड़ा ही लेते हैं, ठीक है, अगर हम सर्कल ले, सर्कल लेने से क्या होगा, अगर ये करंट कैरिंग वायर एक सर्कल लिए तो यहां से हर आर आर डिस्टेंस पर क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, और वो सारे पॉइंट को जोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा, सर्कल ही बनेगा। तो यानी हम लोग को एम्पेरियल लूप इसमें क्या लेना है, सर्कुलर। अब अब इस लूप पे एक डायरेक्शन तय करना होगा, वो किसके हाथ में है, हमारे हाथ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम मान लिए कि इस लूप का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके का है, ऐसे। तो हम एम्पियर्स लॉ लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये आई इनक्लोज है कि नहीं है, है। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा की साइन थीटा, कॉस। तो हम सेकंड में लिखेंगे बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये कॉस थीटा किसके बीच एंगल होगा, बी और डीएल। वो बी किसका है, वायर का है, और डीएल उसका लेंथ है। अब तुम समझना, वहां छोड़ दो, एक वायर है ना,
इसको जब पकड़ेंगे तो याद है इसका मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता था, तो समझो जब इसको पकड़ेंगे तो थंब की तरफ करंट रहेगा, इसको घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे घूम रहा है, और डीएल जो हम लोग लिए वो भी कैसे घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है। तो उसमें से अगर हम कोई भी छोटा सा अगर एलिमेंट लेंगे, कोई भी छोटा सा एलिमेंट ऐसे, तो डीएल का डायरेक्शन भी इधर होगा और बी का भी डायरेक्शन किधर होगा, उधर ही होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताते हैं। वायर को पकड़े तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है, और इसका हम लोग जो वायर लूप लिए वो भी कैसे लिए, ऐसे ही लिए। तो कोई भी छोटा सा अगर पार्टिकल काटेंगे, कोई भी छोटा सा, तो डीएल का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में यही लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब हमको पता है कि हर आर डिस्टेंस पर बी सेम की अलग अलग, सेम, तो बी कांस्टेंट होगा, तो बी इंटीग्रेशन के बाहर, और टोटल डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आर। तो यहां नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो b का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। जहां r क्या है, रेडियस नहीं बोलेंगे, इस वायर से लेकर उस लूप का क्या बोलेंगे, लेंथ, यानी वो जो सर्कुलर लिया उसका क्या है, वो रेडियस। समझ में आया? अच्छा मान के चलो उल्टा, ये लूप का डायरेक्शन ऐसे ही ले सकते हैं कि उल्टा भी ले सकते हैं, उल्टा। अब समझना जरा कि अगर हम उल्टा लेते तो वहां आई होता कि माइनस आई, माइनस आई। और अगर उल्टा लेते तो बी और डीएल में कितना एंगल, 180, तो कॉस 180 -1, ये माइनस माइनस क्या आ जाता, कैंसर, आंसर वही आता। उतारो इसको, ये डेरिवेशन चांसेस है आएगा, है ना? हाँ आएगा। चलिए, टीचर बोल दिया ना 5 नंबर का, भाई 5 नंबर है तो बढ़िया से लिखना। वी टेक एन एम्पेरियल लूप, ऐसा लिखना होगा तुम लोग को। नंबर ज्यादा पाने के लिए कुछ लिखना भी तो पड़ता है ना। और यहाँ लिखना भी टेक एन एक सर्कुलर लेंगे, है ना, टू बी सर्कुलर, और उसके बाद ये पूरा उतार देना है बढ़िया से, और कोई भारी टफ चीज नहीं है ये, कहीं कोई इंटीग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत आसान सा चीज है। हाँ 50 गो है, अच्छा कुछ नहीं है। ऐसे हमको कभी हम जोड़े नहीं है। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हमको लगता है 15 से ज्यादा नहीं होगा, 15 से 20। अगर डेरिवेशन वाला अगर देखोगे तो 15-20 से ज्यादा नहीं होगा। हाँ नहीं, एनसीईआरटी पॉइंट, जैसे एनसीईआरटी में हम बता रहे थे, हम लोग पढ़ते हैं लेकिन वो डेरिवेशन नहीं होता। जैसे हम लोग याद करो बहुत चीज डिराइव किए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर चले जाओ तो हम लोग वहाँ ये सब सारा हम लोग किए थे ना, लेकिन एनसीईआरटी में गिन, जैसे किसका क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर अभी इस एनसीईआरटी का बोले तो इस मैग्नेटिक फील्ड में कितना डेरिवेशन हम बताते हैं। एक वो रिंग वाला कराए ना एक्सीएल पे, वो है, ठीक है। और डेरिवेशन का मतलब जैसे अभी ये वाला करा है, ये डेरिवेशन नहीं बोलोगे इसको। जो अभी पढ़ा है ना वो क्या था, कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला, ये डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ तो वो बताना होगा ना, कैसे क्या बताए थे, एक लकड़ी लिए थे, हाँ उसमें कॉइलिंग किए थे, तो वो लिख देना है बस, 20 बोल सकते हो। ऑप्टिक्स के बाद, रे ऑप्टिक्स के बाद ना एक भी डेरिवेशन नहीं है, एक भी डेरिवेशन नहीं है। और रे ऑप्टिक्स में हम बता रहे हैं गिन के 3-4 डेरिवेशन होगा बस, बस। हाँ पिछला साल पता है बोर्ड्स कितना आसान कर दिया था।
कोरोना के कारण मतलब टर्म वन अलग कर दिया, ठीक है। तो टर्म वन में जितना था स्कूल वाला में नंबर वंबर हो गया, सब कुछ हो गया। अब जब बोर्ड एग्जाम लिया ना तो टर्म वन का पूछा ही नहीं, सिर्फ टर्म टू का पूछा। और टर्म टू में पता है कितना चैप्टर्स था? एक मॉडर्न फिजिक्स, नहीं वेव ऑप्टिक्स भी नहीं था, मॉडर्न फिजिक्स था। हाँ वेव वेव ऑप्टिक्स था, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। हाँ सेमीकंडक्टर का कुछ पार्ट था, बस तीन ही टॉपिक में। हाँ हाँ चलिए ये हो गया ना, जल्दी जल्दी। अच्छा ये वायर थिन है कि थिक है? थिन। जिसका कोई रेडियस ना उसको क्या बोलेंगे? थिन। अब ऐसा अच्छा एक्चुअल में जो वायर सॉल्व होता है वो थिन होता है कि थिक होता है? थिक होता है। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट। और ये वाला जो नेक्स्ट बता रहा है ना, ये डेरिवेशन इससे भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हो सके आएगा या नहीं आएगा, पर पूछना रहे तो ये वाला जरूर पूछेगा जो भी करवा रहे हैं। लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक वायर। अच्छा अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये लिखने से पहले बी और आर का ग्राफ ड्रॉ करो तो। बी और आर बहुत सिंपल ग्राफ है। हाँ ये बी है और ये कितना है? आर। डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली। बस ऐसे ड्रॉ कर देना, याद है ये सब सिखाए भी थे, खत्म। हाँ, ठीक है आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक वायर, जल्दी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक वायर। चलिए अच्छा, जब ये थिक वायर है तो करंट कैसे निकलेगा? पूरे वायर से निकलेगा, यानी यहां जो करंट हम बनाएंगे ना वो ऐसे बनाएंगे पूरे वायर से। और करंट हम कितना मान लिए? आई। अब यहां पर एक रेडियस इसका होगा, कैपिटल आर। ये आर किसका रेडियस है? वायर का, ठीक है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दो रीजन में पता करना होगा, कहां कहां? एक वायर के अंदर और एक वायर के बाहर। पहले ये डायग्राम बनाइए और पहला लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर। उतार लिए? अच्छा आउटसाइड वायर के लिए हमको क्लोज लूप लेना होगा ना, कि कहां लेंगे? बाहर, यानी ऐसे लेना होगा, यहां से कितने डिस्टेंस पर? आर। अच्छा जो पूरा क्लोज लूप लिए हैं तो ये पूरा करंट आई इनक्लोज करेगा कि उसका कुछ पार्ट करेगा? पूरा। तो यानी कि करना क्या है ना, इस डेरिवेशन में ये जो पिछला पढ़े ना ये वाला, ये कॉपी पेस्ट मारना है खाली। क्यों?
बी डॉट टोटल आई इनक्लोज हो गया, बी किधर जाएगा बाहर, और डीएल का टोटल कितना हो गया 2 पाई आर। यानी बाहर के लिए ये वाला जो हम लोग किए ना, इसको जस्ट एज इट इज कॉपी करना है। करो कॉपी करना जरा। नहीं बैक नहीं करेंगे ना। अरे बैक बैक क्यों करें, एक बार पेज क्यों पलट रहे हो, थोड़ा दिमाग पलटो पीछे, ऐसे पीछे क्या पड़े थे, खेला हो जाएगा। चलो हाँ, बस और 10-15 मिनट। क्या हो गया, क्या कंट्रोल कर लिए। नहीं हुआ, हाँ खुद से करो एकदम सही। देखो अभी कुछ मजेदार चीज दिखाते हैं ना। हाँ जी अभिषेक, एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, कोई नहीं हेल्प करेगा, कोई किसी को नहीं, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। सही है कि गलत है तुम बताएगा। हाँ सही है, तुम तो पूछ लिया होगा। सही है कि गलत है। चलिए 1 मिनट, कोई कोई किसी से पूछेगा नहीं है ना। कितने लोगों को लग रहा है कि ये सही है। एक वो तो बोल दिया इसलिए उठाना पड़ रहा है ना। तुम गलत है, फिर पूछेंगे क्यों गलत है, इसलिए अच्छे से। हाँ नहीं पता, गलत है। तुम बताओ तो, तुम्हारा मैथ्स है ना। हाँ गलत है पक्का। हाँ क्या क्या, अच्छा 1 मिनट, क्यों गलत है बताओ। नहीं नहीं रुको, हेल्प बताने दो। हाँ अच्छा डिफरेंशिएशन हो रहा है। अरे सिंपल देखो, इधर देखो फिर से एक बार बता रहा, एक्स इंटू साइन इंटू एक्स, तो एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। गलत है। अब अब हम तुमको मतलब वाकई में कुछ बता रहे हैं, समझना। जो लोग ये सोचे ना कि ये सही है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। हम बोल रहे जिसको ये लगा ये सही है ना, तब उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और और विश्वास नहीं करोगे, ये ऐसा नहीं बोल रहे कि यही का है। फिजिक्स वाला में डाउट पूछता ना बच्चा, एक सर ऐसे लिखे वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स, कम से कम 25-30 बच्चा यही बोला कि सर साइन एक्स स्क्वायर होगा। तो तुम सोच सकते हो कि मतलब, चलिए हटाइए, ये कॉपी कर लिया, नेक्स्ट लिखो इनसाइड। चलिए इधर देखना, अगर इनसाइड करना होगा तो हमको एक लूप अंदर लेना है कि बाहर, अंदर। तो अगर हम अंदर लेंगे तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या, जैसे वायर अगर इतना मोटा है तो लूप हम उससे छोटा लेंगे तो टोटल करंट इक्लोज होगा कि उसका कुछ पार्ट होगा, कुछ पार्ट। यानी यहां लिख रहे हैं आई इनक्लोज। अब बताओ ये आई इनक्लोज कैसे निकालें। अब देखो ये टोटल जो करंट है वो पूरे सरफेस से आ रहा है, लेंथ से आ रहा है कि पूरे एरिया से, एरिया से।
तो टोटल करंट को टोटल एरिया से डिवाइड कर दो पाई आर स्क्वायर, और हमको बस इतना ही चाहिए इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पाई पाई क्या हो गया, कैंसल। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, बी इंटीग्रेशन के बाहर, तो बी इंटू और डीएल को क्या लिखेंगे, 2 पाई स्मॉल आर की कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि ये लूप का है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज को वहां से लिखेंगे आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये एक आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आई आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डेरिवेशन हो गया। अच्छा, इस फॉर्मूले में बी और आर डायरेक्टली की इनवर्सली, यहाँ कौन सा आर वेरी कर रहा है, कैपिटल आर की स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो यहाँ बी और आर डायरेक्टली की इनवर्सली, डायरेक्टली, और बाहर में इनवर्सली। यानी अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे ना बी वर्सेस आर, तो एक आर आएगा, तो यहां से पहले स्ट्रेट लाइन जाएगा क्योंकि डायरेक्टली है, और उसके बाद इनवर्स। उतार लो इसको बढ़िया से, ये डेरिवेशन एकदम आ सकता है, हम पक्का तो नहीं बोलेंगे, फिर पक्का आएगा। हाँ आएगा ना, कब का टेस्ट, मतलब हम लोग एक क्लास लेट चल रहा है ना, पढ़ के जाते तो शायद बन जाता ना। चलो उतार लिए। एच सी वर्मा कोई लाया हो? दो। कुछ होमवर्क दिए थे ना जी, 40 तक, 40 के बाद इसको इंक्रीज कर लेना 50, 50 तक, ठीक है। हाँ, और हम लोग को इसमें अभी हम लोग को पढ़ना है इसमें सोलेनॉइड, टोरॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड टोरॉइड, और कुछ कुछ क्वेश्चंस करना है इसमें, ठीक है। तो एक क्लास में ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला है ना ये खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में लगभग एंटर कर जाएंगे जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। अच्छा वो हम कर